अपलोड करता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस। सो 46 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 47। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स does not form part of the six systems of Indian philosophy? See, the question is asked about six systems of Indian philosophy. So there are six Indian philosophy systems, means Sankhya, Yoga, etc., etc., Nyaya, Vaisesika, etc. So there are six, and in my notes, art and culture notes also and GS notes also, you will get detailed notes about this. मतलब means what is मीमांसा, मीमांसा क्या है, वेदांता क्या है, what is वेदांता, what is संख्या स्कूल, what is योगा स्कूल, what is न्याया स्कूल, what is वैशेषिका स्कूल, like that. एंड इन एडिशन इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट फॉर्म, मतलब कि लोकायता और कपालिका आर नॉट द इंडियन फिलोसॉफी सिस्टम्स, मतलब कि इंडियन फिलोसॉफीज है लेकिन ये 6 पार्ट्स में से नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। तो लोकायता और कपालिका पे के बारे में भी यू विल गेट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन माय नोट्स। सो इन फ्यूचर इन 2022 या 2022-23 में इसके इसके एक टर्म के ऊपर या 2 टर्म के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस ट्रिक कोई नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन से आपको नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स उसके बारे में नोट्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ते हैं और यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिल्स आर गिवन एंड रीजन्स आर गिवन एंड पेयर्स लगाने हैं आपको। देखो, कार्डामोम हिल्स ऑप्शन दिया है, पेयर दिया है कोरोमंडल कोस्ट। कैमूर हिल्स मतलब कि दिया है कोंकण कोस्ट। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया एंड मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी इसमें एक लॉजिक लगाने की, एक एग्जैक्ट लॉजिक लगाने का मैं बोल देता हूँ। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, देखो थर्ड का क्या ऑप्शन दिया है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया। अभी सेंट्रल इंडिया उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं बताया, या ऐसे नहीं बताया कि सेंटर में बस 50 किलोमीटर। सेंट्रल इंडिया कैन बी एज मच बिग एज पॉसिबल, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगी, राइट। दैट कैन बी कवरिंग 2-3 स्टेट्स और 4 स्टेट्स बीच के। तो वो एक मतलब कि ऐसे मतलब कि रेंज दिया है टाइप ऑफ, कि वो एक करेक्ट फैक्ट नहीं दिया कि हाँ ये, जैसे कोरोमंडल कोस्ट और कोंकण कोस्ट बोला है, दोज आर द फैक्ट्स। लेकिन सेंट्रल इंडिया बहुत बड़ा रीजन है, तो वो इसलिए वो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो उसी में आप बी एंड सी में आ जाते हो, 1 एंड ए एंड ए आप इलिमिनेट कर चुके हो। मिकिर हिल्स उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कितना बड़ा है, 8 स्टेट्स है, मतलब कि उसमें बहुत बड़ा रीजन कवर हुआ। उसमें कहीं ना कहीं में तो होगा ही, राइट। मतलब कि उतना यूपीएससी आपको हिंट देते हैं कि देखो आपको बस ये वाले एरिया में। लेकिन 1 एंड 2 में यू कैन सी देयर इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट एक पर्टिकुलर रीजन है, उसका कुछ मतलब कि ये बड़ा रीजन है, एक छोटा सा रीजन है, और नेम भी दिया है। और सेकंड में कैमूरिल का क्या, कोंकण कोस्ट, कोंकण रीजन महाराष्ट्र का ही, मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट से कनेक्ट हुआ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया पर्टिकुलर स्टेट से नहीं कनेक्ट होता है। तो ऐसे आपको इसलिए वो इलिमिनेट करने हैं कि हाँ यार ये पर्टिकुलर स्टेट, कोरोमंडल कोस्ट पर्टिकुलर स्टेट में आएगा, कोंकण कोस्ट पर्टिकुलर स्टेट में आएगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया कैन बी 2 और 3 मोर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो 8 स्टेट्स। तो उस तरीके से इसका आंसर होता है 3 एंड बी सी ओनली। तो आपको समझ में आता होगा कि नए नए ट्रिक्स मैं कैसे बताता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स आपको कैसे खुद भी एनालिसिस करना है। ये वीडियोस बार बार 2-3 बार देख के आपको मतलब कि आपके दिल में बिठाना है कि हाँ ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो मुझे ये ट्रिक अप्लाई करनी है। यूपीएससी क्वेश्चन पेपर चाहे कैसा भी निकालने दो, यू कैन डेफिनेटली मेक द नंबर ऑफ 70 क्वेश्चंस डेफिनेटली करेक्ट आप कर ही सकते हो, अगर आपके पास ये ट्रिक्स है और मिनिमम नॉलेज है। मतलब कि जो मैंने रिसोर्सेज बोले हैं, एनसीईआरटीज और जो नोट्स वगैरह बनाए हैं वो वाले नोट्स, और ये एनालिसिस, इतने में आप अच्छे से कर पाओगे। आप 100 टेस्ट सॉल्व करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आई गारंटी यू। एक भी क्वेश्चन उसमें से रिपीट नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी को क्वेश्चन पेपर को पकड़ के अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर्स बनाए ना, सपोज ये 11 क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे 10 क्वेश्चन पेपर और बनाए, सपोज किसी ऐसे, मतलब कि मैं वही सोच रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन यूपीएससी में जैसे मैंने नोट्स बनाए ना, उस तरीके से उस नोट्स को पकड़ के, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को पकड़ के मैं शायद 10 टेस्ट बनाऊंगा फुल लेंथ, आपको मैं वो टेस्ट शेयर करूंगा। तो आप उसमें से रिलेट कर सकते हो कि हाउ यूपीएससी अप्लाई द टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following schedules of the constitution of India contain provisions regarding anti defection? सी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब कि 10th शेड्यूल, डी ऑप्शन।
तो ये इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन बाद में आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या करना है, सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, फिफ्थ शेड्यूल किसके लिए है, एट्थ शेड्यूल किसके लिए है, उसके बारे में डिटेल में पता करना है। और इसी से क्वेश्चन आता है, मतलब कि नेक्स्ट वाले हर साल में एक बार सेकंड शेड्यूल पूछा है, एक बार फिफ्थ शेड्यूल पूछा है, एक बार एट्थ शेड्यूल पूछा है, मतलब कि हर ऑप्शन से 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाए। ऊपर से 10th शेड्यूल पे तो ऑलमोस्ट हर एक साल के बाद क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसे आपको करना है। और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़ने, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जो मैंने बोला, जिसके एनसीईआरटी के नोट्स मेरे पास है, 15 एनसीईआरटी के नोट्स मैं दे दूंगा। ऐसा एक वीडियो भी बनाया है मैंने कि किन किन एनसीईआरटी के नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ रेडीमेड, तो वो एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हर एक मतलब वीडियोस बनाए, हाँ ये दिस नोट्स आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो, और उसके नीचे उस पीडीएफ की लिंक होगी। तो प्लीज गो इन दोज वीडियोज, क्योंकि एवरी वीडियो में मैं ये नहीं बता सकता कि हाँ मैं इसकी मतलब कि यू हैव टू गो इन दोज पर्टिकुलर वीडियोज। उसके नीचे आपको उस रिलेटेड नोट्स या उस रिलेटेड पीडीएफ जो फ्री में है आपको मिलेगा। और जो पेमेंट करके है उसको आपको बस 300 पे करके वो पेड मेंबर चैनल का मेंबर होना है, वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि आपको मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके एटलीस्ट टाइटल्स या थंबनेल देख के डिसाइड करना है, हाँ ये वीडियो के नीचे अब मुझे 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलेगी, इसके नीचे मुझे जनरल साइंस की पीडीएफ मिलेगी, इसके नीचे मुझे पॉलिटी की एनसीईआरटी की, कुछ एनसीईआरटी की और बची है, मैं बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में। मतलब कि नोट्स रेडी है, बस वीडियो बना के उसके नीचे लिंक डाल दूंगा। और पब्लिक चैनल जो है हमारा, जो अबाउट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का पब्लिक चैनल का लिंक दिया है, उसमें जाके आप कनेक्ट मतलब कि ज्वाइन करो। उसमें आपको जो फ्री में नोट्स मेरे है वो मैं शेयर करूंगा। फ्री और पेड में कुछ भी फर्क नहीं है, फ्री नोट्स भी उतने ही क्वालिटी के हैं जितने पेड के हैं। बस थोड़ा सा मतलब कि हैंड रिटन की वजह से पेड नोट्स को मैंने थोड़ा पेमेंट रखा है, और जो पीडीएफ मतलब कि ऑनलाइन मैंने बनाए थे वो थोड़ा मुझे कम एफर्ट्स में बने थे, इसलिए मैंने उसको फ्री में शेयर किया आप लोगों के साथ। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 50. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of। See, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन, मतलब कि कंजर्वेशन सबसे अच्छा किस में हो सकता है वो, और ऊपर से ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट नहीं होना है। तो आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन माय नोट्स you will find the what is the protection level of biosphere reserves, botanical garden, national park, wildlife sanctuary, हर एक का क्या प्रोटेक्शन लेवल है, उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, सब आपको मिलेगा। तो एक ईयर पूछा था कि नेशनल पार्क में कैसा होगा। नेशनल पार्क में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलाउड होती है, बाकी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। उस तरीके से बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, इन विट्रो इन विवो होता है, मतलब कि जंगल में नहीं होता। बॉटनिकल गार्डन किसी सिटी में या किसी लैब में होता है, उस तरीके से। तो उस तरीके से हर एक का अलग अलग फीचर है, तो इसका आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। लेकिन इसमें लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये ऑप्शंस को देख के आपको मतलब कि डीप में जाना है। हाँ, बॉटनिकल गार्डन क्या है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन को पकड़ के यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर्स में क्वेश्चन बनाए। और हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पीटी 365 से नहीं आते। द रीजन इज दिस कि यूपीएससी बाहर जाती ही नहीं है। हम क्या करते हैं ना, पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे, पूरी दुनिया का पढ़ेंगे, लेकिन जो जरूरी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे हाथ में है, वो नहीं पढ़ेंगे। वो है ना, मराठी में एक मतलब कहावत है कि काखेत कळसान गावाला वळसा। मीनिंग इज दैट आपके आपके मतलब कि बगल में ही कुछ चीज छिपी हुई है, लेकिन आप पूरे गांव को ढूंढते हैं, गांव में ढूंढते हैं, और आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके बगल में है। इस तरीके का यूपीएससी का पैटर्न है, समझ लो। आप ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत मत करो खुद को, बस फॉलो द ट्रिक्स आई एम मतलब कि शेयरिंग, और वही यूपीएससी अप्लाई करेगी। यूपीएससी विल नेवर चेंज इट्स ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड एनसीईआरटी, वो कभी चेंज नहीं होगा चाहे और उनको बहुत मतलब कि बहुत मटेरियल मिलेगा। हर साल आपको लगेगा कि यार क्वेश्चंस तो रिपीट ही नहीं हो रहे। क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, मैं बोल देता हूँ, और 15-20 क्वेश्चन ऐसे ऑप्शंस को पकड़ के रिपीट होते हैं, और 15-20-30 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो यूपीएससी कहाँ से डाले, यही से तो डालेगी। और हम लोग यही बस चीज़ें छोड़ देते हैं और दुनिया का सारा मटेरियल पढ़ते हैं। देयरफॉर द टॉपर एंड होता क्या है, एक फ्रैंक चीज़ बोल देता हूँ, जो टॉपर्स होते हैं ना कि मैंने इसका टेस्ट सीरीज सॉल्व किया या इसका मटेरियल फॉलो किया, फ्रैंकली आप जाके देख लो, दे आर
दे आर मतलब कि उतना बोलने के लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं क्लासेस से और आपको गुमराह कर देते हैं। एक्चुअली उन्होंने यही किया होता है जो मैं बोल रहा हूँ। आई विल टेल यू कि जो उन्होंने जो किया है वो कभी नहीं बताते, वो वही बताएंगे क्लास, क्योंकि उनको पैसा मिला है क्लासेस का प्रमोशन करने का, राइट। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो जो जेन्यून है ना उसको उसको फॉलो करो बस आप। दुनिया की बाहर की चीजें जो जरूरी है वो छोड़ के बाकी का मत पढ़ना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। देखो अभी मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि कैसे करना है। तो टर्की ना, टर्की आप 2011 12 13 या 14 क्वेश्चन पेपर्स देख लो, 14 का ही चल रहा है, 11 12 13 पढ़ लो, कहीं ना कहीं टर्की वर्ड आया होगा। आई एम 100% श्योर। आपको जरूरी ही नहीं है किसी एटलस की, टर्की कहीं ना कहीं आया था, इसलिए टर्की का लोकेशन आपको पता होना चाहिए था इस साल के क्वेश्चन पेपर के टाइम मतलब जो 2014 का सॉल्व कर रहा है उसको टर्की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। एंड इन एडिशन मैं बोला हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास जो एनसीईआरटी में जो जो मैप्स है उनका जो स्क्रीनशॉट रहेगा ना उसमें टर्की का एग्जैक्ट लोकेशन होगा, इट इज बिटवीन द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। और ऊपर से अभी देखो आपको पता होना चाहिए फिर ब्लैक सी के बाजू में कौन से देश है, मेडिटेरियन सी के बाजू में कौन से देश है, कैस्पियन सी के बारे में कौन से देश है, गल्फ ऑफ सुएज के बारे, मतलब कि यहाँ पे जो जो ऑप्शन आए हैं उनके बाजू के देश वेस्ट करना है, उसके ऊपर बाद में 3 4 वाल क्वेश्चन बनाया, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यूपीएससी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही से क्वेश्चन यूपीएससी 100 क्वेश्चन एक ऑप्शन से यूपीएससी 10 क्वेश्चन बना सकती है एक क्वेश्चन से। कैन यू इमेजिन, मतलब कि उनके पास उतना डेटा ऑलरेडी है। why they will search for PT means this that, no need। so understand, यही करना है। एनसीईआरटी में जो मैप्स है वो क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं उस कंट्रीज के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ, उसी में से सवाल फंसते ही है गारंटेड। सो इसका आंसर है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन वो क्यों अंडरलाइन किया मैंने, क्योंकि मतलब कि वो आपको पता होना चाहिए टर्की से रिलेटेड, बाकी चीजें ठीक है, राइट। और ऊपर से और एक लॉजिक आप लगा सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि वियर्ड वियर्ड टाइप लॉजिक लगेगा। लेकिन देखो ब्लैक सी ऑप्शंस में ब्लैक सी 2 बार आया है, कहीं पे भी देख लो ब्लैक सी 2 बार आया है, मेडिटेरियन सी दो बार आया है, बाकी का छोड़ दो, बाकी कैस्पियन एक बार आया है, गल्फ ऑफ सुएज एक बार आया है, गल्फ ऑफ अकाबा एक बार आया है, डेड सी। लेकिन ब्लैक सी इज कम ट्वाइस, ए में और बी में, और मेडिटेरेनियन सी भी 2 बार आया है, बी में और सी में। तो आप देख सकते हो उन्हीं को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है, मतलब कि दोनों ब्लैक सी 2 बार आया है इसलिए ब्लैक सी आंसर है, मेडिटेरेनियन सी है इसलिए मेडिटेरेनियन। तो ऐसे भी ऑप्शंस का भी कॉम्बिनेशन, अगर आपका कुछ भी ट्रिक नहीं वर्क हो रहा है, ऐसा वाला ट्रिक भी वर्क होता है। आप मैं आपको अगले वाले ईयर्स में भी दिखा दूंगा कि कॉमन कॉमन जो ऑप्शंस है ना, जिस ऑप्शन में कॉमन है 2 2 बार और बाकी का एक एक बार वाला छोड़ दो, दैट विल डेफिनेटली वर्क, राइट। तो 51 का आंसर हो गया बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया वो लॉजिक? ब्लैक सी 2 बार है, मेडिटेरेनियन ब्लैक सी ए एंड बी में है, एंड मेडिटेरेनियन सी बी एंड सी में है, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया? बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, what is the correct sequence of occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north? हाँ, इस क्वेश्चन में देखो आपको मतलब कि लॉजिक कुछ नहीं, आपको वो वाले सिटीज का पता ही होना चाहिए कि बैंकॉक, मतलब कि सबसे पहले साउथ में मतलब कि जकार्ता है, उसके उसके ऊपर सिंगापुर है, उसके ऊपर हनोई ये है, बैंकॉक है, उसके ऊपर हनोई है। लेकिन इतना कौन याद रखेगा? आप बोलोगे कि हाउ आई कैन रिमेम्बर सो मच कंट्रीज एंड सो मच थिंग्स, लेकिन एक क्वेश्चन बताओ कहाँ से आया है? एक एनसीईआरटी है किसी भी साल का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं जब मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा ना तो वो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली शायद मतलब कि इसका एनसीईआरटी है पॉलिटिका, वर्ल्ड पॉलिटिका एनसीईआरटी है एक, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हाँ राइट। तो उसमें से ना एक मैप था, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का मैप था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और एशियन एशियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक मैप है, उसमें एग्जैक्टली ये चारों कंट्रीज का सीक्वेंस दिया है उस मैप में, एंड वही से क्वेश्चन बनाया है। तो व्हाई देयर इज नीड टू गो इन एटलास एंड दिस एंड दैट, आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी से। सो इसके इसमें लॉजिक नहीं था, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आया, सोर्स क्या है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऊपर से अभी हो गया बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। अब आपको एक करना है, बैंकॉक किस कंट्री में आता है, हनोई किस कंट्री में है, जकार्ता किस कंट्री में है, सिंगापुर किस कंट्री में है। एक एक साल ऐसे ही पूछ सकती है यूपीएससी की, पेयर करो,
एंड फंस गए आप, आपने दुनिया पढ़ ली लेकिन ये जो है, ये जो था ये नहीं पढ़ा, गॉन, आपका एक क्वेश्चन गया डेफिनेटली। लेकिन जिसने भी किया कि हाँ बैंकॉक इस कंट्री में है एटलीस्ट, हाँ मेरे नोट्स में आपको जरूर मिलेगा, देखो बैंकॉक इन ब्रैकेट जिस कंट्री में है, मुझे याद नहीं अभी किस कंट्री में कौन सा है, आई एम वर्स्ट पर्सन रिमेम्बरिंग के चीज में, मुझे 2 3 4 5 दिनों से ज्यादा कुछ भी रिमेम्बर नहीं होता है, आई कैनॉट रिमेम्बर कौन सा कंट्री। सिंगापुर तो वैसे भी कंट्री ही है डायरेक्ट, जकार्ता, हनोई एंड बैंकॉक आर सिटीज इन द डिफरेंट कंट्री। सिंगापुर सिंगापुर की ही कंट्री है, मतलब कि वो एक कंट्री भी है और सिटी भी है, लेकिन बाकी तीनों कंट्रीज में है। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा किस कंट्री में है, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में। तो आपको वो कंट्रीज मेरे नोट्स में मिलेंगे, ब्रैकेट किया बैंकॉक, बैंकॉक इन ब्रैकेट किस कंट्री में, हानोई इन ब्रैकेट। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। The scientific view is that the increase in the global temperature should not exceed 2 degree Celsius above pre-industrial level। हाँ ये तो है, ये बस फैक्ट बोला है। If the global temperature increases beyond 3 degree and above the pre-industrial level, what can be the possible impacts? मतलब कि उन्होंने पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो पूछा है। अभी देखो थर्ड एंड फोर्थ को मैंने रॉन्ग किया है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट से आप पढ़ते ही समझ जाओगे। देखो थर्ड वाला क्या है, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। ऑल भी आया है और परमानेंटली भी आया है। परमानेंटली मतलब उसका मतलब क्या है, युगा कभी ना कभी तो रिकवर हो ही जाएगा, राइट। तो इसलिए 3 इज रॉन्ग, 3 रॉन्ग हो गया, तो सी एंड डी वहीं पे आपने एलिमिनेट कर दिया। डी को पढ़ो भी मत, फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो, उसमें भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। देखो कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं तो उगेगा सीरियल्स जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए 3 एंड 4 एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, ए एंड बी ऑप्शन बचा। 1 तो ऑलरेडी दोनों में है, तो 1 को पढ़ो भी मत, डायरेक्ट सेकंड को पढ़ो, वाइड स्प्रेड कोरल मोरालिटी विल ऑकर, ये तो हो ही जाएगा, कोरल मोरालिटी विल ऑकर। उन्होंने ऐसे बोला है क्या कि ऑल द कोरल्स विल डाई, ऑल ऑप्शन बोला है क्या, ऐसे बोल सकते थे कि ऑल द कोरल मोरालिटी विल हैपन, या कोरल कहीं पे भी उगेगा ही नहीं, कोरल कहीं पे रहेगा नहीं। वाइड स्प्रेड बोला है, वाइड स्प्रेड मतलब कि ज़्यादा बनेगा, 50% 40% तक होगा, लेकिन ऐसे नहीं बना कि 100% कोरल रीफ कहीं पे भी नहीं आएगा, इसलिए 2 इज करेक्ट। तो आप समझ सकते हो 2 क्यों करेक्ट है और 3 एंड 4 क्यों रॉन्ग है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कैसे, तो मतलब कि जो आप, ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी इज दैट यू डोंट नीड टू मीन्स मग अप द फैक्ट्स, राइट। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी, एटलीस्ट प्रीलिम का तो मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है। मतलब कि यू डोंट नीड टू मग अप द थिंग्स, वहीं पे ऑन द स्पॉट बार बार आपको, तो बार ये वीडियोस देखो प्लीज, और नोट्स कैसे बनाए वो अप्लाई करो, खुद के कुछ एडिशंस करो, you will bring the wonders in this remaining 80-85 days, right, for yourself। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ए एंड बी दोनों में है, आप पढ़ लेना, एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 54, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। देखो यहाँ पे सत्यमेव जयते, इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। तो इसका आंसर इसमें लॉजिक नहीं है, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया है, ये एक एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं एक सेंटेंस है, तो हो गया। वो एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी थी। तो इन एडिशन आपको छांदोग्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कथा उपनिषद, उनके बारे में एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट सबके बारे में पता होना चाहिए, वो मेन पॉइंट्स की वो उपनिषद किस वेदा को रिलेट करते हैं, मतलब कि ऐत्रेय उपनिषद किस वेदा से रिलेटेड है, छांदोग्य किस वेदा से है, कथा उपनिषद किस वेदा से है, मुंडक उपनिषद किस वेदा को रिलेट करता है, एंड इन एडिशन वो मतलब कि उनका स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ के लिए वो मतलब कि उपनिषद है। तो उतना आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर्स में जब इस उपनिषद के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो आपको लिखना आना चाहिए। और ऊपर से सत्यमेव जयते के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ढूंढ के रखना है। तो सत्यमेव जयते के बारे में भी आपको नोट्स में मिलेगा। इंडिया के एम्ब्लेम के बारे में थोड़ा सा ढूंढो, मतलब कि एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वर्ड आया, मतलब कि टर्म आया, तो एम्ब्लेम कैसे बनाया, अशोका का कुछ यूज़ किया है, कहाँ से वो कहाँ मिला था, सांची स्तूपा में मिला था या कहाँ मिला था, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में आर्ट एंड कल्चर में भी मिलेगी, जीएस में भी मिलेगी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोट्स। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका आंसर है। ये आपको मैंने बोला है कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चीजें रटी होनी चाहिए। मतलब कि क्या किस में क्या आता है। एवरी ईयर देयर आर 1 2 3 क्वेश्चंस, एवरी ईयर 3 क्वेश्चंस, तीनों के बारे में, चारों के बारे में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और हम पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं। मैंने बोला है कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 34 या 35 तक पढ़ने हैं, वो बोला है। उतने ही चैप्टर आप 2 बार पढ़ो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इंटायर बुक 1 टाइम, क्योंकि आपका आधा आधा काम मैंने कम कर दिया कि आधा बुक डायरेक्ट कट करके फेंक दो साइड में, टच भी मत करना। लेकिन वो जो आधा एक्स्ट्रा बुक पढ़ने में आपका टाइम जाने वाला था, उसी टाइम में आप ये वाला बुक, आधा बुक और एक बार पढ़ लो। यू विल रिमेंबर द थिंग्स, यू विल रिमेंबर द फैक्ट्स। और हर साल रिपीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे हर साल क्वेश्चन रहता है। तो जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको कैपिटलाइज करो। ना कि पीटी से एक क्वेश्चन आता है और 10 बुकलेट आप पढ़ोगे और देयर विल बी ह्यूज बर्डन, आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा, डिमोटिवेशन आएगा। और हाँ, मतलब कि मैं भी उस जर्नी से गुजरा हूँ। तो जैसे जैसे बर्डन आता है कि हाँ यार 80 डेज बचे हैं, मुझे पीटी भी पढ़ना है। पीटी कितने आते हैं, 20 पीटी आते हैं। एक पीटी को 2 दिन लगते हैं, 40 दिन उसी में गए। बाद में 40 टेस्ट भी मुझे सॉल्व करने हैं। और कहाँ बचा, क्या टाइम किधर बचा आपके पास यूपीएससी का पढ़ाई करने में, जो यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले वो पढ़ने में कहाँ टाइम बचा, राइट। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज डोंट मूव आउट ऑफ माय सोर्सेस। मतलब कि मैंने जो बोला हूँ ना, मोटिवेशन कहाँ से रहता है, मोटिवेशन रहता है लिमिटेड रिसोर्सेज से, उनको बार बार करने से। मतलब कि उसके बाहर गए तो आप डिमोटिवेट हो ही जाओगे। लेकिन जो रिसोर्सेस मैंने बोले हैं उनको पकड़ के रखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा। देखो, जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार प्रीलिम्स ऑलरेडी दिया है, मतलब कि बहुत सारे बच्चों का, फ्रेंड्स का, जो मेरे से शायद सीनियर होंगे या मेरे जितने ही होंगे, उनको 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक फ्रेंड का तो मुझे मैसेज आया था कि आई मिस द 2021 प्रीलिम्स जस्ट बाय 5 मार्क्स ऑलमोस्ट आंसर की से। मतलब ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, लेकिन क्लासेस के आंसर की से शायद उनका 5 मार्क्स से प्रीलिम्स अटक गया। तो उनको अगर ये नोट्स, मेरे नोट्स और ये क्वेश्चन पेपर के ट्रिक्स अगर 10 दिन पहले भी मिल जाते ना प्रीलिम्स के, ही हैव गिवन मेंस दिस टाइम, राइट। और मेंस का पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इजी होता है। तो प्रीलिम्स की वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस रखो। आपका प्रीलिम्स जरूर बचे हुए 80 डेज में जरूर एंड 100% होने वाला है। तो प्लीज़ मतलब कि एनालिसिस करते करते मैं थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ा सा ये चीज़ करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कैसे रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं, कैसे मोटिवेटेड रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, वो भी मैं साइमल्टेनियसली करा रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 57 एंड 58। हाँ, तो 3 क्वेश्चन बचे इस वीडियो में, बस बने रहो थोड़े 5 मिनट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, उसी को पहले देखते हैं। मैं पहले वही करता हूँ कि एलिमिनेशन कैसे होता है। लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विथ सीजनल रिवर्स। देखो, ये स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको पता चलेगा। पेरेनियल रिवर्स मतलब कि जो हिमालयन रिवर्स है, सीजनल रिवर्स मतलब कि जो कि नीचे वाले जो गोदावरी, कृष्णा वगैरह साउथ के जो रिवर्स है वो सीजनल रिवर्स है, राइट। तो सिंपल लॉजिक है, ये रिवर्स को कनेक्ट करना इज वेरी, इसका इतना बजट रहेगा कि ये नियर फ्यूचर में तो इम्पॉसिबल लग रहा है। ये होगा लेकिन इट विल टेक एटलीस्ट नेक्स्ट 100 ईयर्स, आई थिंक 50-60 ईयर्स तो लग ही जाएंगे सारे पेरेनियल और सीजनल रिवर्स कनेक्ट करने में। तो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए 2 को एलिमिनेट कर दो। ए बी एंड डी में 2 है, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गए 1 3 एंड 4। और ऊपर से देखो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, मतलब कि ये बेनिफिट है, प्रिवेंशन होगा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी बेनिफिट है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो 1 3 एंड 4 आर बेनिफिट, राइट। 1 3 एंड 4 आर बेनिफिट। लेकिन 2 इज व्हाट, 2 क्या है, लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर्स। इसमें बेनिफिट कहाँ है, ये तो प्लान है, राइट। मतलब कि उन्होंने क्या पूछा है, बेनिफिट्स पूछे हैं। 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट पढ़ के आपको लगता है हाँ दिस इज बेनिफिट स्टेटमेंट। सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ के आपको बेनिफिट नहीं, वो प्लान लग रहा है, ये एक प्रपोजल लग रहा है, राइट। दिस इज नॉट द बेनिफिट। बेनिफिट क्या होगा उसका, लिंकिंग ऑफ कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स एंड सीजनल रिवर्स अगर कर दिए भी तो उसका बेनिफिट होगा कि सारे सीजनल रिवर्स को भी पूरे साल पानी रहेगा, देयर शुड बी वाटर इन दोज रिवर्स इंटायर ईयर, वो रहेगा बेनिफिट। लेकिन
ये बेनिफिट है क्या? सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो प्लान है, वो बजट, मतलब कि वो एक प्रपोजल है, दैट इज नॉट बेनिफिट। तो वहीं पे आप ए बी एंड डी को एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरीके से डीप में जाके आपको सोचना है, डीप में जाके ऑप्शन सोचना है। हाँ यार, बेनिफिट्स वर्ड पूछा है, सेकंड वाला मुझे किसी भी एंगल से बेनिफिट तो नहीं लग रहा है। दिस इज द लॉजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? प्लानिंग से कौन कौन रिलेटेड है? हाँ, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर साल एक रहता है पॉलिटी के बारे में। तो प्लानिंग कौन करता है? पहले तो देखो, फिफ्थ ऑप्शन देखना है हमें, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो होना चाहिए ऑप्शंस में, तो बी वाला ऑप्शन हम इलिमिनेट कर दिए, क्योंकि 1, 3 एंड 4, क्योंकि पार्लियामेंट तो प्लानिंग, डिस्कशन, एवरीथिंग, बजट वगैरह पार्लियामेंट में होता है। तो इसलिए बी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसमें 5 नहीं है। बाद में द बाद में जो रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन है वो देखते हैं। पहले वाला ऑप्शन क्या है? द फाइनेंस कमीशन। देखो, फाइनेंस कमीशन का के बारे में आपको, अगर आपके लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जो फाइनेंस कमीशन का भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता रहेगा कि फाइनेंस कमीशन सिर्फ प्रपोज करता है गवर्नमेंट को, प्लान नहीं करता है। वो फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल चीज़ों का प्रपोजल देता है, वो प्लानिंग में कभी भी नहीं रहता है। इसलिए फाइनेंस कमीशन ऑप्शन की वजह से ही आप एलिमिनेट करते हैं। ए बी एंड डी में तीनों में फाइनेंस कमीशन है, तो वही पे एलिमिनेट हो गया। थ्री ऑप्शन देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जहां जहां ऑप्शंस में मिनिस्ट्री आएगा ना, मैं बहुत बार बार, आप पिछले वाले सारे वीडियो देखो एनालिसिस के, जहां जहां मिनिस्ट्री आया ना ऑप्शंस में, मैंने बोला है मिनिस्ट्री गलत होती है, मिनिस्ट्री ऑप्शन में नहीं रहता है। तो 3 एंड 4 रॉन्ग हो गया। 3 एंड 4 से भी आप बी एंड डी एलिमिनेट कर सकते हो, तो हो गया आपका आंसर, राइट। तो इस तरीके से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। लेकिन मिनिस्ट्रीज के पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाता है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऊपर से हमारा जो लॉजिक है तो वो है भी कि यूनियन मिनिस्ट्री का नाम, किसी भी मिनिस्ट्री का नाम आया उसको डायरेक्ट ब्लाइंडली क्रॉस करो, वो नहीं होता है। ओनली मिनिस्ट्री कब करेक्ट रहेगा? चारों ऑप्शन मिनिस्ट्री है तब मिनिस्ट्री करेक्ट होगा, लेकिन अदरवाइज मिनिस्ट्रीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। सो 2 एंड 5 ओनली इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा है आपको? डेवलप हो रहा है कुछ? मुझे लगता है कि आपको बहुत, अभी तक तो 2014 तक है, आगे आगे के वीडियोस में 15, 16, 17 और नए नए ट्रिक्स जो है यूपीएससी जो डेवलप कर रहे हैं, वो वाले ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। तो 2011 से लेके 21 तक के 1100 क्वेश्चन एनालिसिस करके आपके पास 1100 नए ट्रिक्स, मतलब कि जो 1100 सारे ट्रिक्स आपको भूल नहीं जाओगे। एक बार आप तैरना सीख गए ना, तो आप नदी में भी तैरो, समुद्र में तैरो, कुएं में तैरो, आप तैर जाओगे। तो यूपीएससी ने क्वेश्चंस, बच्चे बोलते कि ये टेक्निक्स तो यूपीएससी हर हर साल चेंज करती है। देखो, यूपीएससी को टेक्निक चेंज करने दो, लेकिन एक बार आपको पता चला ना कि हाँ यार टेक्निक कैसे अप्लाई करना है, तो यू विल डेफिनेटली, कैसे भी क्वेश्चंस आने तो यू विल मेक इट। इसलिए सोर्सेस के पीछे मत भागो, टेक्निक्स एंड एनालिसिस के पीछे भागो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट? कैबिनेट सेक्रेटरिएट का मतलब कि फंक्शन क्या है? तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट वर्ड आया इसलिए ऑप्शन करेक्ट है कि कैबिनेट मीटिंग का कैबिनेट सेक्रेटरी ही करेगा ना एजेंडा, इसलिए कैबिनेट वर्ड है, इसलिए वो ऑप्शन। सेकंड वाले ऑप्शन में सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट वर्ड इसमें भी आया, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि असिस्टेंट दे रहे। थर्ड वाला क्या है? देखो, अच्छे से पढ़ो, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू द मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री वर्ड आया, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस का अलोकेशन, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट करेगा ही नहीं, क्योंकि अलोकेशन नहीं करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मालिक नहीं है कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। वो मतलब कि वो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो लोग डिसाइड करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरीट अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं करेगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, इसलिए 1 and 2 ओनली इज द आंसर। तो दिस इज द एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस, कि कैसे आपको उसी में से नए नए साल के लिए ट्रिक्स और टेक्निक्स मिलते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आई थिंक यू पीपल आर मोटिवेटेड, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो,
एंड बचे हुए 80 दिनों में आप जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो करो। मेरा यही मकसद है कि जो जो मुझे सिंसियरली फॉलो करते हैं उनका प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से निकल जाए, और डेफिनेटली निकलेगा। ये मेरा मतलब कि अंदर का आवाज़ बोलता है कि जो सिंसियरली मेरे जो PYQ के एनालिसिस के वीडियोस, मेरे नोट्स अच्छे से जो पढ़ेगा ना, उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, और उससे ज़्यादा मुझे किसी भी बात की खुशी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक्स अ लॉट।